अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डार्विनिज्म या डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डार्विनिज्म। डार्विनिज्म यानी डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। चार्ल्स डार्विन, एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, अ जियोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, इज वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑन एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन जो कि इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे। बायोलॉजिस्ट वो होता है जो बायोलॉजी के बारे में स्टडी करता है, जियोलॉजिस्ट वो होता है जो ज़मीन के बारे में, ज़मीनी हकाइक के बारे में स्टडी करता है, वो जियोलॉजिस्ट होता है। नेचुरलिस्ट यानी कुदरती चीज़ों के बारे में वो स्टडी क्या करते थे, इज़ वेल नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एवोल्यूशन। ये बड़े फेमस हैं अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी के हवाले से। His proposal of origin of a species from a common ancestor is generally a widely accepted fact. इन्होंने जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशी फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये कह रहे हैं कि जितनी भी स्पीशी हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, उनका पहले एक स्पीशी थी, उस स्पीशी से अलग अलग स्पीशी बनती गई। उसने एक प्रपोज की थी ओरिजिन ऑफ स्पीशी के हवाले से कि तमाम स्पीशी जो है उनका एंसेस्टर जो वो एक ही है। इफ जनरली वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट, जदीद साइंस उसको एक फैक्ट मानती है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग टू की पॉइंट्स। डार्विन की जो थ्योरी थी उसके दो मेन की पॉइंट्स थे। नंबर 1 डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, नंबर 2 नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, वन बाय वन हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट का मतलब न्यू जनरेशन का आना, विद मॉडिफिकेशन उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होना। डार्विन कंसीडर्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू कॉमन एंसेस्ट्री। डार्विन का मानना है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका ताल्लुक उनका कनेक्शन जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री से है, यानी कॉमन आबा व अजदाद, कॉमन पेरेंट्स का है। The existing diverse form of living organism are descent of previous simpler form and gradually adapted to the changing condition. The existing diverse form of living organism, अभी मौजूदा ज़माने में जो diverse form of living organism है, अलग अलग तरह के जो जानदार हैं, are descent of previous simpler form, कहते हैं कि पहले ज़माने के जो सिंपल फॉर्म के जो ऑर्गेनिज्म थे उससे ये बने। एंड ग्रेजुअली अडेप्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन, जैसे जैसे माहौल में तब्दीली आती गई ये इस तरह जो है वो क्या होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए। अब जो है वो तो इसने सिंपल ये कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दूसरा पॉइंट इसका है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली ऑपरेट्स to select the organism with better adjustment with their environment. प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि ये जो कुदरत का जो इंतखाब है वो क्या है, एक्चुअली ऑपरेट्स टू सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विद बेटर एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, वो उसको माहौल में एडजस्ट होने में क्या करता है, मदद देता है। सच ऑर्गेनिज्म हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस देन द इन्फीरियर वंस। देखिए भाई, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल के नतीजे में क्या होता है, स्ट्रगल के नतीजे के अंदर कुछ वेरिएशन आती है और जिनके अंदर अच्छी वेरिएशन आती है वो माहौल में अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे अगर डायनासोर की बात की जाए, डायनासोर की बात क्या था, आसमान से एस्टेरॉयड आया ना, कई करोड़ साल पहले डायनासोर थे ज़मीन पर, आसमान पे एस्टेरॉयड जैसे ही टकराता है कुछ डायनासोर, करोड़ों डायनासोर तो डायरेक्ट मर जाते हैं। लेकिन माहौल में तब्दीली की वजह से जो डायनासोर वहाँ जिंदा रह भी गए थे तो वो माहौल में एडजस्ट नहीं कर सके थे और वो अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे और सारे के सारे ख़त्म हो गए। लेकिन उसी ज़माने में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो सर्वाइव होने में क्या हो गए, कामयाब हो गए, और वो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो हमने कहा सच ऑर्गेनिज्म हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सर्वाइव। तो हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में ऑर्गेनिज्म जो है वो माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और जो माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं उनको सर्वाइव होने के लिए जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं देन द इन्फीरियर वन। उनके मुकाबले में जो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते, जो एडजस्ट कर पाते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेजेस। अगर इसको डिटेल में समझाना है तो 4 स्टेजेस में जाकर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
ओवर प्रोडक्शन, फिर डिस्कस करेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक वेरिएशन, फिर हम डिस्कस करेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या? डार्विन कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है कि वो अपने से ज़्यादा अपने नए बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्टार फिश की बात की जाए तो एक ही वक्त में मिलियंस ऑफ जो है वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। मछलियों में तो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए रैबिट्स की, अगर बात की जाए तो रैबिट्स एक वक्त में 6-6 बच्चे पैदा कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी में तो कई बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है ईच इंडिविजुअल स्पीशी हैज़ पावर टू रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज इस नंबर। हर स्पीशी के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, टू इंक्रीज इस नंबर, अपनी नंबर को, तादाद को बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो है वो एबिलिटी है। ड्यू टू लिमिटेड लाइफ स्पेन, उनकी ज़िंदगी, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी एक लिमिटेड है, लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो हैं खाने पीने की चीज़ें, माहौलियाती चीज़ें, वो भी लिमिटेड है। ईच स्पीशी ट्राइज टू ओवर प्रोड्यूस इट्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। हर स्पीशी अपने से ज़्यादा अपने बच्चे पैदा करती है, because not all offspring survive before reaching to the sexual maturity and able to reproduce। हर स्पीशी अपने से ज़्यादा अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि हर स्पीशी यानी हर आने वाला बच्चा जो होता है वो मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता, कुछ तो बच्चे मर भी जाते हैं ना। तो नॉट ऑल ऑफस्प्रिंग सर्वाइव बिफोर रीचिंग टू द सेक्शुअल मेच्योरिटी, सेक्शुअल मेच्योरिटी तक हर बच्चा नहीं पहुंच पाता, एनेबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी नई नस्ल को आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए हर स्पीशी की कोशिश होती है कि अपने से ज़्यादा अपने बच्चे प्रोड्यूस करे ताकि वो अपनी नई नस्ल को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो ओवर रिप्रोडक्शन यानी 2 लोगों की शादी अगर होती है तो उनके यहाँ 5 बच्चे, 6 बच्चे, ये तो इंसानों की बात है, इंसान तो लिमिटेड में रहते हैं, लेकिन जानवरों में इनकी तादाद क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। अब जो वो ओवर प्रोडक्शन अगर हो गई तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए उनको फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी हैव टू स्ट्रगल फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ फूड। उनको जो अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ फूड जो है, बेटर लिविंग कंडीशन, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स, डिसीज, उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब पैदा तो हो गए ना, ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो गए, ओवर प्रोडक्शन हो गए, तो उनको जो है वो खाने पीने की चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बेटर लिविंग कंडीशन, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रीडेटर्स, शिकारियों से बचने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। पैरासाइट्स, नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम के खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ता है। डिजीज के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है। नॉट ऑल इंडिविजुअल सर्वाइव थ्रू सच स्ट्रगल। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते। या तो कोई बीमारी से मर जाता है, या कोई शिकार से मर जाता है, या उसको खाना नहीं मिलता वो मर जाता है। सच स्ट्रगल अ नंबर ऑफ देम आर वेनिश्ड। तो हमने कहा नॉट ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल जो वो सर्वाइव नहीं कर पाते थ्रू सच स्ट्रगल। अ नंबर ऑफ देम आर वेनिश, इनमें से बहुत से जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेनिश हो जाते हैं, मर जाते हैं। नोट करके हमने कहा अब ये स्ट्रगल को 3 हिस्सों में हमने क्लासीफाई किया। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल विद इन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी, सेम स्पीशी के दरमियान जो आपस में स्ट्रगल होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है। यानी शेर और शेर जो है ना, सेम स्पीशी है ना, लेकिन आपने देखा होगा स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं, इलाके के लिए लड़ झगड़ जाते हैं भाई। सेम स्पीशी के दरमियान जो स्ट्रगल है वो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल ऑफ द इंडिविजुअल विद अदर स्पीशी, दूसरी स्पीशी के खिलाफ जो इनकी आपस की स्ट्रगल होती है ना, लायन और दूसरे जानवरों के दरमियान जो लड़ाई आप देखते हैं वो इंटर स्पेसिफिक में आती है। और तीसरी आती है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, स्ट्रगल ऑफ द इंडिविजुअल विथ नेचुरल कैटास्ट्रोफी, सैलाब आ जाता है, तूफान आ जाता है, उसके खिलाफ जो स्ट्रगल होती है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में आती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो क्या था, ओवर प्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने से ज़्यादा अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और ऑफस्प्रिंग जब ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसे कहा गया स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। तीसरी आ गई जेनेटिक वेरिएशन, और इस स्ट्रगल के नतीजे में आ जाती है जेनेटिक्स में वेरिएशन। द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर टू एंश्योर देयर सर्वाइवल एंड चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन की बात हो रही है, सेम स्पीशी की बात हो रही है, वो एक दूसरे के मुकाबले में स्लाइटली डिफर होते हैं टू इंश्योर देयर सर्वाइवल एंड चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और नई रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हर स्पीशी की बात होगी, उसका जानदार दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशी आर टर्म एज वेरिएशन। सेम स्पीशी के जो जानदार होते हैं वो एक दूसरे से जो थोड़े बहुत अलग होते हैं उसे वेरिएशन कहते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल आर जेनेटिकली टर्म एज ट्रेट।
और जो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी जानदार का जो कैरेक्टर होता है जेनेटिकली, उसे क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। द ट्रेट मेकिंग बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर टर्म एज एडेप्टिव ट्रेट। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर है भाई, वो ट्रेट जो उसको जिंदा रहने में, इसको सर्वाइव करने में मदद देता है, उसे क्या कहते हैं? अडेप्टिव ट्रेट। तो कहना चाह रहा है कि स्ट्रगल के नतीजे में जो है वो जीन के अंदर जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, वो वेरिएशन उसको सर्वाइव करने में मदद देता है और वो कहलाता है अडेप्टिव ट्रेट। यानी उस माहौल के लिहाज से उसमें क्या आ जाती है? अडेप्टेशन आ जाती है। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास आ जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? जैसे इसकी एक अच्छी मिसाल मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ कि बेटा इंटर के अंदर हर साल पूरे सिंध की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो इंटर के अंदर होते हैं। बहुत से बच्चे इंटर के अंदर मेहनत करते हैं और वो बच्चे जो 60+ से ज़्यादा परसेंटेज लेकर आते हैं तो उनकी तादाद होती है तकरीबन 40,000 के आसपास। 40,000 के करीब बच्चे वो होते हैं जो पूरे सिंध की अगर बात कर ली जाए तो उन लाख बच्चों में से 60+ से ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं। और उन 40,000 बच्चे जो फिर एंट्री टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं तो उन 40,000 में से मेरिट पर जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी तादाद होती है, सिर्फ एमबीबीएस की बात की जाए तो 1700, 1700 बच्चे जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने में क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। तो सर्वाइव वही करेगा। देखो इंटर में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन वो मेडिकल तक वही पहुंच सकेगा जो क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिटेस्ट होगा वो मेरिट पर एडमिशन लेने में क्या होगा? कामयाब होगा। तो यहाँ इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जेनेटिक वेरिएशन आ गई ना। द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी हैविंग द मोस्ट फेवरेबल ट्रेट वुड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन देन द अदर। वो इंडिविजुअल जिसके अंदर कौन सी आती है? फेवरेबल ट्रेट, यानी फेवरेबल वेरिएशन आती है, वुड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उनके जिंदा रहने के ज़्यादा चांसेस हैं और रिप्रोडक्शन के भी ज़्यादा चांसेस हैं। इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स के हिसाब से अगर बात की जाए, इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनिज्म विद बेटर सेट ऑफ जीन वुड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सच ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड एज फिटेस्ट। जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इससे पहले हमने जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था ना, तो हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो है वो जीन का एक बेहतरीन सेट आता है, उनके जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उन्हें फिटेस्ट कहा जाता है। दे वुड हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उनके जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं एज दे पास देयर जीन थ्रू इनहेरिटेंस टू देयर ऑफस्प्रिंग। और वो अपना जीन जो है वो अपनी न्यू जनरेशन में भी क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। द होल प्रोसेस इज टर्म एज नेचुरल सिलेक्शन। इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन का एक नाम दिया जाता है, विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द फिटेस्ट वन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया जाता है, जिसमें फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। इन व्यू ऑफ डार्विन के मुताबिक the process of natural selection was a way of the origin of new species through a very slow and gradual process of accumulation of changes। डार्विन के नज़दीक ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक नई स्पीशी की जो है वो अ वे ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी, इसके नतीजे में एक नई स्पीशी वजूद में आती है थ्रू अ वेरी स्लो प्रोसेस के नतीजे में, बट ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। तो ये मामूली सी चेंजेस होती है ना, वो कई नस्लों के बाद वो जमा हो जाती हैं और एक नई स्पीशी जो है वो वजूद में आती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी इज टर्म एज स्पेसिएशन। नई स्पीशी का बनना ये क्या कहलाता है? स्पेसिएशन कहलाता है। तो यहाँ जाकर डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।